चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कल क्वेश्चन था ना लास्ट में एक लाइट का कि दर्पण क्या था, दर्पण को पानी में भिगो देंगे तो क्या क्या था क्वेश्चन, कहाँ गए? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आने दीजिए तो बता देंगे, क्योंकि सब रहेगा तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से, अब क्वेश्चन ये था, देखिए दो क्वेश्चन पूछता है कि कोई दर्पण है, कोई मिरर है, अगर उसको अगर पानी में आप भिगो दीजिएगा तो क्या इफेक्ट होगा, इसके पावर घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके फोकस दूरी क्या होगा, कमेगा ज़्यादा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आता है कि कोई लेंस है, ओए कोई लेंस है, अगर लेंस को आप पानी में भिगोइएगा तो क्या इफेक्ट होगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो वो दोनों क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो अगर दर्पण को पानी में भिगोइएगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका फोकल दूरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लेंस है उसको देखिए, इस पे इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए एक फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, उसके माध्यम से आप लोग देखिएगा। देखिए, पहले ये बात याद हुआ कि कोई दर्पण को पानी में भिगोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका फोकस दूरी सब चेंज नहीं होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर लेंस को आप पानी में भिगोइएगा, ठीक है, सेम अपवर्तनांक में रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा अपवर्तनांक से कम वाला में रखिएगा, तीन केस बनता है, चार केस, हालांकि पांच केस बनता है कि कोई लेंस है उसको फोड़ दिए या आधा पेंट कर दिए और उसको पानी में भिगो दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो दर्पण में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है पानी में भिगोने पे। एक फार्मूला होता है जिसको कहा जाता है लेंस मेकर फार्मूला। देखिए गौर से सुनिएगा। लेंस मेकर फार्मूला, इसको हिंदी में कहा जाता है लेंस निर्मात्री सूत्र। ये पढ़ा दिए हैं लेंस निर्मात्री सूत्र। तो ये लेंस निर्मात्री सूत्र क्या है, देखिए आप एक कल पढ़ाए थे कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, उसका क्या होता था फॉर्मूला, P बराबर 1/f था ना। तो क्या था, P बराबर वन, वन। यूनिट डायमेंशन चालू होगा। कल का कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन है, कल कोई बच्चा पूछा था ना पीछे से कि सर दर्पण को पानी में भिगोएंगे तो क्या इफेक्ट होगा नहीं होगा, कि सर इस टाइप का क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो बच्चा मेहनत करके आया था, वो देखा था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप लोग तो मेहनत करके आए नहीं होंगे, सिर्फ हंसने में ध्यान रहता है आप लोगों का। चलिए, तो ये था P बराबर 1/f। इसी के साथ एक रिलेशन है, देखिए ये जो 1/f होता है, या P, इतना तो पता है P बराबर 1/f, ये बराबर होता है μ-1 इंटू 1/R1 - 1/R2 का। यही है लेंस फार्मूला, ये लेंस मेकर फार्मूला यही है। अब बोलिएगा कि सर इसमें म्यू क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है। तो देखिए लेंस बनता आखिर कैसे है, दो कांच को मिलाते हैं तो लेंस बनता है, चाहे दो प्लास्टिक वाला अगर कोई पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो जैसे ये कोई, देखिए मतलब दो कांच को मिलाएंगे तो एक इसका रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा, ठीक है। तो पहला कांच का रेडियस R1 लेंगे, दूसरा रेडियस लेंगे R2, यही है R1 R2, यही फार्मूला है लेंस मेकर फार्मूला। लेकिन आप देखिए इस फार्मूला को आप दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल 1/f प्रोपोर्शनल म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ। ये जो फार्मूला है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ये नीचे वाला जो फार्मूला है P प्रोपोर्शनल 1/f
प्रोपोर्शनल म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ। अब देखिए जैसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं कोई चीज, जैसे कि हम बोलेंगे कि जो ए है यानी कि ए है प्रोपोर्शनल है बी का, इसका मतलब क्या होता है? समानुपाती है। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं कि ए समानुपाती बी है। मतलब कि अगर ए को हम बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, अगर ए को घटाएंगे तो बी भी घटेगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? समानुपाती। फिर दूसरा क्या होता है? आप लोग एक मिनट लिखना बंद कर दीजिए, लिखिएगा, समझ लीजिए। फिर हम ऐसे लिखेंगे कि जो ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी का, ऐसा लिखा रहता है, आप लोग देखेंगे। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं ना, कि समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है। तो समानुपाती का कहने का मतलब सीधा सीधा संबंध है। मतलब किसी चीज को आप बढ़ाइएगा तो घटेगा, घटाइएगा तो घटेगा, मतलब जो उसके साथ कीजिएगा वो उसके साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पे जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, तो चेंज संबंध हो जाता है उल्टा। यानी कि बी के मान में हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो ए घटेगा, अगर ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। तो ये समझे प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब सीधा सीधा संबंध, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा संबंध। ये चीज याद रखेगा, यहाँ काम देगा, इसीलिए क्योंकि छोटा छोटा चीज में आप लोग फंस जाते हैं। तो ये यही लेंस मेकर फॉर्मूला। आप देखिए क्वेश्चन ये था, कल का इन विद्यार्थियों का क्वेश्चन था कि अगर सर लेंस को पानी में डुबो दिया जाए, भिगो दिया जाए। अब देखिए लेंस जो होता है एक कांच का बना होता है, और लेंस का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से सूचित किया जाता है, उसका मान कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। अब देखिए कांच का कितना होता है? 1.5। अब कांच कांच से ही तो लेंस बना है कि नहीं? आप देखिए इसको भिगो कहाँ रहे हैं? पानी में। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अपवर्तनांक कितना है? 1.33। यही ना है। अब देखिए यहाँ पे म्यू पे आइए। अब जा रहा कहाँ से? कांच में, कांच से पानी में, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर म्यू कम हो जाएगा, अब देखिए म्यू अगर कम हो जाएगा, देखिए म्यू अगर कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा, जब फोकल लेंथ यहाँ देखिए कम हो जाएगा तो पी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब उल्टा रिलेशन है। अब देखिए जब ये आप यहाँ पे देखिए कांच है, अब कांच क्या किस में जा रहा है? पानी में जा रहा है। तो पानी में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे ही घटेगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अब म्यू यहाँ पे घटेगा तो पावर क्या होगा? पावर देखिए यहाँ देखिए पावर, और देखिए इसमें जो ऐसे ऐसे करके लिखा गया है, तो ऊपर जितना भी होगा वो सब प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और निचला वाला जितना भी होगा वो, मतलब निचले वाला इनवर्सली होता है और ऊपर वाला सेम सेम होता है प्रोपोर्शनल। मतलब जो ऊपर में लिखा गया है वो सब समानुपाती होगा, और नीचे में जो लिखा है वो सब व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम देखिए म्यू का बात कर रहे थे, म्यू ही होता है अपवर्तनांक, और यहाँ पे अपवर्तनांक क्या हो रहा है? यहाँ अपवर्तनांक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप देखिए जब अपवर्तनांक कम होगा तो फोकल लेंथ जो था, जो फोकस दूरी होता है वो बढ़ेगा, ई बढ़ेगा। और जब ई बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। तो यही क्वेश्चन कल ये बच्ची पूछी थी कि जब जब कोई कांच को, जब ग्लास को या लेंस को पानी में भिगोते हैं तो उसको क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका क्षमता क्या होगा? घटेगा। समझे? और देखिए और एक ई क्वेश्चन आ गया, जैसे देख लिए। और इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, और कि जैसे गांव में जादूगर सब आता है, क्या करेगा? तो कोई कांच का गोला लेगा, उसके पास कोई ऐसा लिक्विड रहता है उसमें देगा, वो आपको गायब हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? तो अगर सेम अपवर्तनांक, देखिए सेम अपवर्तनांक की चीज को एक दूसरे में डालेंगे तो वो चीजें अदृश्य हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। जैसे कोई कांच का गोला है, कोई कांच का गोला है, कोई लेंस है, ऐसा घोल में डालेंगे, जैसे कांच का कितना होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 1.5 कांच का रिफ्लेक्टिव अपवर्तनांक है। अब कोई घोल लेंगे, कोई ये हमारे पास कोई घोल है, इस घोल का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और जब ये इस घोल में इस कांच को डालेंगे तो ये अदृश्य दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जब सेम अपवर्तनांक के चीजों को देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कल हम क्या बताए थे? मतलब जो हवा का बुलबुला पानी में कैसा दिखाई देता है? अवतल के तरह। लेकिन ये रहता कैसा है?
उत्तल के तरह रहता है कि नहीं, उत्तल के तरह। तो इस पे भी क्वेश्चन है कि जब, देखिए, जब कम अपवर्तनांक वाले चीज को आप ज्यादा अपवर्तनांक में डालिएगा तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो जैसा रहेगा उसका विपरीत हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए, कल पानी था, यही पानी है, पानी के अंदर जो ये बुलबुला है, ये बुलबुला है, तो पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। ठीक है, ये पानी के अंदर हवा का बुलबुला है, कैसा व्यवहार कर रहा था? अवतल के तरह, लेकिन था कैसा? उत्तल। देखिए, तो हवा है और हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.003, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा अपवर्तनांक वाले चीज में हम कम अपवर्तनांक वाले डाले हैं कि नहीं डाले हैं? तो जब ये ज्यादा अपवर्तनांक वाले में कम अपवर्तनांक वाले को डालेंगे तो उसका नेचर हो जाता है चेंज। तो वैसे हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। लेकिन जब ये हम पानी में डालें तो उसका हो जाएगा नेचर चेंज। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो बच्ची नहीं आई थी वो ऑनलाइन में देख लेगी। ठीक है, चलिए, तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डुबाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। फिर अगर ऐसा पूछ दे कि कोई लेंस है, उसको पेंट कर दिए, उसको पानी में डुबा दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस सबसे नहीं, लेकिन इतना जो बताए, कैसे? नहीं, नीचे पेंट कर देंगे, ऊपर ऐसे ही रहेगा। जैसे कि ऐसा कोई लेंस है, उस पर आधा पेंट करेंगे, आधा नहीं करेंगे। तो यही है आपका, यही कल क्वेश्चन था इसी विद्यार्थी का। बहुत अच्छा लगा कि वो विद्यार्थी खोज के इतना क्वेश्चन पूछा। देखिए थोड़ा टफ है, यही क्वेश्चन सब आप लोग क्या करते हैं परीक्षा में, छोड़ के आते हैं, आते हैं ना? क्या? तो क्वेश्चन है इसीलिए तो बता दिया, आप लिख लीजिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ऐसा पूछे आपको, जैसे कि लेमडा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। आप देखिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होगा कि नहीं? और सबसे कम किसका वेवलेंथ होता है? बैगनी रंग का। अब देखिए यहाँ पे किसी लेंस में पूछ देगा क्वेश्चन कि किसी लेंस में किस कलर को चलने में जो है ज्यादा दिक्कत होगा, किसको कम दिक्कत होगा। देखिए, तो अब देखिए ये लेमडा है, तो लेमडा सबसे ज्यादा किसका है? लाल का। तो लाल का जो है लेमडा ज्यादा, यानी कि तरंगदैर्घ्य ज्यादा, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे पावर कम हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा। तो जो जैसे रिलेशन पूछे, इस रिलेशन में आप लगा के कर सकते हैं। ठीक है, लिख ले, उतार लीजिए। ये म्यू है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ये लेमडा है वेवलेंथ। क्लियर? समझ में आया कि दिमाग से ऊपर चल गया? नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर्कल गुस्सा ऐसा नहीं है। जो जेन्यून चीज है वो पूछिए। देखिए ये क्वेश्चन सब छोड़ के आ जाता है, लेकिन थोड़ा मतलब दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है, तो थोड़ी है। ठीक है, आपको जो होगा आप पूछिएगा अभी हाँ, देखिए आप जितना क्वेश्चन रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आया है नहीं बन रहा है, उस चीज को डिस्कस कीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे थे कल यूनिट और डायमेंशन, क्या पढ़ रहे थे? मात्रक एवं, देखिए कल हम बताए थे कि जब विज्ञान का उतना, ओए, जब विज्ञान का उतना विकास नहीं होता था, नहीं हुआ था, तो उसमें मापने और नापने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। जैसे किसी चीज को लंबाई मापना है तो कोई अपना बीत से माप लेता था, तो कोई डेग से, तो कोई रस्सी को तोड़ के, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि कोई रस्सी को तोड़ के माप लेता, उसको नपना बना लेता था, और उसमें बहुत सारा दिक्कत आता था। ठीक है, धीरे धीरे विज्ञान का डेवलप हुआ तो लोग मापने का पद्धति बना लिया कि आप लंबाई को सेंटीमीटर में मापिए, लंबाई को फुट में मापिए। कोई बोला कि नहीं हम जो है दूसरे चीज में मापेंगे, तो ऐसे ऐसे विकास हुआ। तो सबसे पहले सीजीएस पद्धति देखे, सीजीएस में देखे कि जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में, जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में, और जो टाइम है उसको सेकेंड में। सीजीएस पद्धति को जो है डेसिमल मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, इतना बात। फिर एफपीएस पद्धति के बारे में देखे तो इसमें लंबाई को फुट में, फिर द्रव्यमान को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में, और ये ब्रिटिश वाला लाया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति। लेकिन यहाँ दोनों तक काम नहीं चला, फिर भी व्यापारी सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। ठीक है, तो इसका अपडेटेड वर्जन मार्केट में है। जैसे आप लोग लेते हैं आईफोन, आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स, उसी प्रकार का ये प्रो वाला था।
तो MKS पद्धति जो है अपडेटेड वर्जन था इन दोनों का। तो MKS पद्धति जब आया तो लोगों को चीज़ों नापने और मापने में बहुत सहूलियत हो गया। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में मापने लगे, जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको किलोग्राम में मापने लगे, और टाइम को किस में मेजर करने लगे, सेकंड में। लेकिन यहाँ तक बात ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो और बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे विद्युत धारा आ गया, ठीक है, ज्योति तीव्रता आ गया, पदार्थ की मात्रा आ गया। अब उस सबको भी तो मापना नापना जरूरी है। तब 1960 में एक सम्मेलन हुआ पेरिस में, और उसमें लाया गया SI यूनिट। SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और 1960 में जो है सात सात जो है बेस क्वांटिटीज वहीं पे बना, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, शुरुआत किए थे कहाँ से, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ क्या है। तो हम लोग सीधा पढ़े थे कि इस दुनिया में जिसे आप माप सके, नाप सके, जिसका मेजरमेंट कर सके, वो सब भौतिक राशि है, ठीक है। तो भौतिक राशि बता दिए थे, फिर इनकी टाइप बताए थे। तो पहला देखे थे बेस क्वांटिटीज, जिसको आप मूल कहते हैं। मूल मतलब जो स्वतंत्र है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो पहला जो हम लोग पढ़े थे वो है बेस या मूल। बेस क्वांटिटीज जिसको जिसको मूल राशि कहा जाता है। मूल राशि वो राशि होता है जो स्वतंत्र है, मतलब जिसको मेजरमेंट करने के लिए दूसरे का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और इनकी संख्याएं कितनी है, 7, ठीक है, ठीक है। इनके साथ क्या है, इनके साथ दुगो सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, जिसको पूरक मात्रक कहा जाता है। दोगो क्या है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जिसको कहा जाता है पूरक इकाई। एक क्या बताए थे, समतल कोण, प्लेन एंगल, समतल कोण जिसको कहा जाता है प्लेन एंगल। एक था सॉलिड एंगल, जिसको कहा जाता है धन कोण। ठीक है, इसका मात्रक भी लिखा दिए थे, इसका होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है। अब देखिए बात हम यहाँ करेंगे, क्योंकि मेन यहीं पे है। आप लोग आज जो है किसी व्यक्ति, कितने व्यक्ति को इसमें डायमेंशन लिखना आता है, थोड़ा बहुत आता है। लेकिन आज के बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ गौर से आपको सुनना है। क्या करना है, गौर से सुनना है। चलिए, आप देखिए कल कुछ विद्यार्थियों का था कि सर समतल प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, सो बता दीजिए। देखिए प्लेन एंगल के बारे में बताए थे यहाँ पे कि जैसे ये कोई हमारा सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और सर्कल के ये जो मिडिल पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है, इसको केंद्र कहा जाता है। और केंद्र, ये सेंटर और ये पैरामीटर के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस, जिसको कहा जाता है त्रिज्या, ठीक है। जब कोई वृत्त अब त्रिज्या के आकार का एक चाप लिए, त्रिज्या के आकार का एक चाप, जिसको इंग्लिश में आर्क कहा जाता है, चाप लेके और एक एंगल बना दिए, ठीक है। तो यही जो एंगल आपका बना, इसी को कहा जाता है प्लेन एंगल। क्या कहा जाता है, प्लेन एंगल। तो आप अपने इसको भाषा में समझते हैं, किसी वृत्त से त्रिज्या के बराबर चाप लेके, त्रिज्या के बराबर चाप लेके जो एंगल बनाएंगे, जो कोण बनाएंगे, इसी को बोला जाता है प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, RED से सूचित करते हैं इसको, रेडियन। दूसरा होता है घन कोण। घन कोण क्या है, सॉलिड चीजें हैं, जैसे 3D आकार का, बोले थे 2D 3D डायमेंशन होता है। जैसे वृत्त 2D है, और गोला, जो गोला है स्फेरिकल, ये क्या है, 3D है। तो सेम वही चीजें हैं। जब कोई गोला से, जब वृत्त का बात करेंगे तो प्लेन एंगल हो जाएगा, लेकिन जब गोला का बात करेंगे तो हो जाएगा 3D। तो जब किसी गोला से, सेम वही बात कि त्रिज्या के बराबर कोई एंगल बनाएंगे तो वो हो जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन SR। इतना बात क्लियर है। चलिए, ये कभी पूछने वाला नहीं, सिर्फ पूछेगा तो आपको मात्रक पूछेगा। अब बात यहाँ आता है, क्योंकि यहीं से आपका यूनिट डायमेंशन का खेला चालू होता है। देखिए
जो 7 को मूल मात्रक है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? बेस क्वांटिटीज की संख्या 7। पूछेगा बेस क्वांटिटीज की संख्या 7। सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी है? 2। अगर आपको ये पूछ लिया कि व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड यूनिट कितनी, अनंत है, कोई दिक्कत, आप कितना फार्मूला तोड़ जोड़ मरोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, किसी का मूड़ी तोड़ लीजिए, किसी का हाथ तोड़ दीजिए, कहीं जोड़ दीजिए, तो वो चीज़ है डिराइव्ड यूनिट में। तो पहले हम बेस क्वांटिटीज के ऊपर बात करेंगे। मूल मात्रक, आप देखिए पहला क्या है? लंबाई, लेंथ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी मात्रा क्या होती है? मीटर, एम से सूचित करते हैं। अब देखिए इसके लिए अब इसका बीमा भी हम लिख लेंगे। देखिए बीमा क्या होता है, जैसे कि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसका पहला लेटर ले लेंगे, क्या होता है? एल। अब एल ले लेंगे कैपिटल, कैपिटल। देखिए हम लोग आम भाषा में क्या करते हैं कि जाते हैं इसका बीमा करा देते हैं, मतलब आपका बीमा कवरेज करा देता है, मतलब आपको सुरक्षित कर देगा, ढक देगा। नहीं ढक देगा? तो अगर किसी चीज का बीमा बताना हो आपको, तो आप इसको ढक करके बताइए, ऐसे ढक दीजिए, सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो किसी को अगर बीमा बताना है ऐसे, तो लंबाई, इसको इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, मात्रक मीटर, एम से सूचित किया जाता है, इसका बीमा हो जाएगा एल कैपिटल। ठीक है, फिर दूसरा होता है मास, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए मास को इंग्लिश में एम ए डबल एस होता है मास, तो मास का पहला लेटर क्या है? एम है, तो उसको एम को ऐसे लिख दीजिए। आप बीमा करना है तो घेर देंगे। चलिए तीसरा क्या है? इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड। बीमा लिखाए थे, साथ में बीमा बता देते हैं, रुकिए ना आप। सेकेंड, और टाइम को टी आई एम ई टाइम लिखते हैं, तो टाइम का पहला लेटर लिखेंगे टी। चलिए चौथा क्या बताए थे? विद्युत धारा। जिसको आई से सूचित किया जाता है, लेकिन इसका जो बीमा लिखेंगे इसके लिए ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलिए पांचवा, ज्योति तीव्रता, टेम्परेचर लिख लीजिए, तापमान। तापमान का क्या होता है? केल्विन। ठीक है, और केल्विन के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसके लिए बहुत चीज लिखा रहा था, लेकिन आप थीटा लिखिए। इसका जब भी इसका डायमेंशन का यूज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिए इसके लिए थीटा। ठीक है, अब देखिए एक जो बचा वो है ज्योति तीव्रता। कैंडिला, सी डी है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का जे लिख लीजिए। देखिए सी लिखिए, जे लिखिए, आपको सी लिखना है ना, लीजिए, आपको जे लिखना है, सी लिखिए, कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जे भी लिखता है सी भी लिखता है, समझे? ऐसा नहीं है, आपको जे लिखना है, जे भी लिखिए, सी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। अरे वो नहीं है, इसका जो लिखा जाता है ना, वो कंसेप्ट नहीं है कि जैसे जूल हो गया, ऐसा नहीं है। अब सतमा में जो है वो है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल। लेकिन देखिए पदार्थ की मात्रा एक्चुअली हमको पढ़ना कहाँ पे है? केमिस्ट्री में है, तो इसका बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखिएगा MOL को घेर दिया जाता है, उसी को बीमा लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में इसका बीमा होता नहीं है। अरे उसका बीमा पूछता है, मोल का यूज ही नहीं होगा तुम्हारा, देखो पदार्थ की मात्रा, मोल। ठीक है,
MOL, इसको MOL करके घेर दीजिए, इसीलिए इसका नहीं होता है, समझे। अब इतना चीज है, आपको डायमेंशन पूरा पता चल गया। आप देखिए, यही बेस क्वांटिटीज है। आपको दूगो सप्लीमेंट्री यूनिट भी बता दिया, पूरक मात्रक, समतल कोण और घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे उसका नाम है ड्राफ्ट यूनिट्स, व्युत्पन्न राशि। लिख लिए ये? मणिमाला कुमारी सर लिखने भी नहीं देते हैं, चलिए लिखिए। चलिए, हो गया, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अब बेस क्वांटिटीज पता हो गया। बेस क्वांटिटीज किसे कहेंगे? जो स्वतंत्र है, जिसको मापने के लिए किसी दूसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है व्युत्पन्न राशि, जिसको कहा जाता है ड्राफ्ट यूनिट। आप देखिए, व्युत्पन्न राशि क्या है, ड्राफ्ट यूनिट क्या है? जिसको आप मूल मात्रकों की सहायता से निकालते हैं, जिसको आप मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात करते हैं, उसी को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है। जो मूल मात्रकों यानी कि बेस क्वांटिटीज के सहायता से निकले, वही होता है व्युत्पन्न राशि। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। लिखा दें? व्युत्पन्न राशि में लिखिए, जो मूल मात्र जिसको मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। हिंदी वाला लिखेंगे, मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। हाँ, हम दे देंगे, हमसे ले लीजिएगा आप मालूम, ठीक है। ए, जो इंग्लिश टोटली इंग्लिश वाला होगा वो हमसे जाके नोट्स ले लेना इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। हाँ, तो आप पढ़ाएंगे, आप इंग्लिश वाला अपना देखते रहिएगा, ठीक है। जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाए। आप देखिए, यहाँ व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि की संख्या यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ हो सकता है, अनंत हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे हम बीमा निकालना सिखाएंगे, और यहाँ पे ऐसा यूनिट तो आपको याद करना पड़ेगा निकालना। आप जैसे देखिए, अब जैसे कि एरिया है, एरिया को इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, एल गुने बी। इसका एसआई यूनिट जो देखिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, जो भी लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, बीमा कैसे लिखेंगे? देखिए, बीमा लिखते समय आपको दो तीन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बीमा को जब भी आप लिखिएगा, ब्रैकेट में बंद करके लिखिएगा, ठीक है। दूसरा, आप देखिए, बीमा मतलब सिंगल होता है, बीमीय सूत्र मतलब जो एमएलटी के फॉर्म में हो। जब ये देखिए आपको सिंगल बीमा पूछे और बीमीय सूत्र, देखिए कभी कभी जो है ना वर्ड के अंतर हो जाता है। तो अगर बीमा पूछे तो अगर सिंगल पूछ रहा है वो, किसी का सिंगल, बीमीय सूत्र है तो वो एमएलटी के रूप में पूछना चाहता है। किसी का भी अगर आप बीमीय सूत्र लिखेगा तो एमएलटी के रूप में लिखेगा। अब अभी अब पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो यूनिट है, इकाई क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है कि नहीं? इसका बीमा हमको निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? मीटर। अब ये क्या, बीमा मतलब डायमेंशन, ठीक है। आप आप बताइए, आप 100 बार डायमेंशन बोले हैं, 100 बार बीमा बता, आप पता नहीं रहता है क्या? क्या इंग्लिश से बोले? अच्छा, चलिए ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत बहुत छात्र है ना, तो सबको ध्यान।
अरे भाई जितना भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो देखिए रहते हैं हिंदी मीडियम, लेकिन साइंस मैथ वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहता है। जैसे 11th 12th में बहुत के साथ क्या होता है ना कि वो मैथ को पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, और फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में पढ़ के आता है। बहुते के साथ ही समस्या होगा, जो खास करके अपने जिला सब में से पढ़ के आए होंगे उसके साथ ये समस्या रहा होगा कि मैथ को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और फिजिक्स केमिस्ट्री को हिंदी मीडियम में पढ़ के आ गया है। देखिए अब मैनेजमेंट से आप बोलिए, हमको आप नहीं बोलिए सब क्या। अब देखिए ये क्षेत्रफल है, इसको एरिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम कोशिश कर, देखिए हम कोशिश करते हैं कि भाषा में किसी को दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में परसेप्शन, उसको निकाल लीजिए, आपको दिमाग में है ना उसको निकाल दीजिए पहले। ये बात मान सकते हैं, देखिए जो जो पूरी टोटली पढ़ा है उसको दिक्कत होता है, इस बात को हम मानते हैं। उसको हिंदी टर्म्स बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको दोनों टर्म्स बता दिया जाए, ठीक है। ठीक। आप देखिए जैसे एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। आप लिखते हैं कि कोई कमरा का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर, ऐसे तो नहीं लिखते सिर्फ 50 मीटर, जब भी लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्या है, तो लंबाई चौड़ाई को जो गुना करते हैं आप, ठीक है, तो गुना गुना स्क्वायर हो जाता है, तो ये मीटर स्क्वायर। अब इसके बीमा निकालना है तो लंबाई के लिए क्या बोले थे, एल। तो देखिए लंबाई के लिए एल, और फिर एगो और है, तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है, तो इसके लिए भी एल लिखेंगे। तो इसका जो बीमा हो जाएगा एल। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक निकाल लीजिएगा। दिक्कत आगे होता है कि कैसे कैसे करेंगे। जैसे देखिए दूसरा है आपका, अब आपको बोल दे कि आप ठीक है सर ये तो बता दीजिए, लेकिन एक चीज याद रखना है, बीमा बोले थे डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला, जब सीधा डायमेंशन का यूज हो, बीमा का यूज हो, तो आप सिंगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला यूज हो जाए, जब बीमीय सूत्र का बात हो, तो आप जब भी लिखेंगे MLT के फॉर्म में लिखेंगे। किसके रूप में, MLT के फॉर्म में। तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ एल है, तो एम और टी कहाँ से ला देंगे, ठीक है। बोलिएगा कि सर ये एक बात बताइए, यहाँ पे तो सिर्फ हमको एल पता है, तो एम और टी कहाँ से ला दें। तो देखिए दुनिया में अगर किसी चीज का पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है। दुनिया में किसी चीज का पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अब इसको अगर हमको MLT के रूप में दिखाना होगा, इसी बीमा को हम सरिया के बीमीय सूत्र के रूप में, डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले m का यूज करेंगे, तो लिखेंगे m0। कोई दिक्कत, l तो यहाँ पे है, ये है, उसको तो अपना मान है, तो L2। और t का भी मान यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो t, यही है बीमीय सूत्र, समझे। आप देखिए दूसरा, अभी उतारिए नहीं, देखिए दूसरा जैसे हम लिए चाल, जिसको स्पीड कहा जाता है। स्पीड, अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बट्टा समय। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टा, अब देखिए दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर। और टाइम को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो चाल का SI मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है, बीमा निकालना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ m है, क्या है, यहाँ ऊपर में क्या है, m। तो m के लिए क्या लिखेंगे, मात्र m मीटर के लिए आया है, डिस्टेंस के लिए आया है। अब मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए यूज होता था। जैसे दूरी बट्टा समय है, आप दूरी, दूरी मीटर में लिखेंगे, और मीटर यूज किसके लिए, लेंथ, लेंथ। तो बीमा क्या लिखेंगे, इसके बदला में L लिखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ पे S है, S सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक, टाइम का, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, T। अब इस रूप में इसको छोड़ दें, नहीं। देखिए बीमीय सूत्र का कहना है कि भाई हमको नीचे में मत रखो, हमको सबको ऊपर में ला के रख दो, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हम नीचे में नहीं रहेंगे। जब भी बीमीय सूत्र आप लोग लिखिएगा तो कोई भी चीज नीचे में दिखे तो आप सबसे पहले उसको ऊपर कर दीजिए। क्या कीजिएगा,
ऊपर कर दीजिए। जैसे देखिए, जैसे किसी चीज का लिखते हैं कि 1/x, 1/x है। अब x को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे x⁻⁻1, लिखते हैं x इनवर्स, नहीं लिख देते हैं, लिखते हैं कि नहीं। सेम यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे l तो ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो l को ऐसे ही रहने देंगे। t को करेंगे ऊपर, t को क्या करेंगे ऊपर, तो t का हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसको देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LT इनवर्स, ये बीमीय सूत्र है। लेकिन हमको बीमीय सूत्र किसके रूप में लिखना होता है, MLT के रूप में, MLT के रूप में। तो यहाँ पे m का मान क्या लेंगे, m0, l तो यहाँ पे है ये है, और t इनवर्स, तो यही हो जाएगा बीमीय सूत्र। तो एक बात बताइए, बीमीय सूत्र निकालना कितना आदमी समझ गए, एक दो और बताएंगे, फिर आप 2-4 आप लोग निकालिएगा, उसके बाद ऐसे ही हो जाएगा। लिखिए, अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, वेग, वेग का निकालेंगे। देखिए दोनों का सेम ही निकलेगा, क्योंकि वेग भी एक स्पीड ही है, लेकिन उसमें क्या है, अब जब पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर और स्केलर, सिर्फ राशि का चेंज होता है, डायरेक्शन का। लिखिए, मणिमाला बोल रही है कि सर ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, इसमें क्या ऊपर से निकल रहा है आप बताइएगा मणिमाला जी। हम बताएं कि ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न राशि क्या है, तो व्युत्पन्न राशि बताए जो कि जिसका यूज हम लोग, जिसको निकालने के लिए हम मूल मात्रकों का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे चाल है, तो चाल जो निकाले हैं तो हमको दो चीज का जरूरत पड़ा है, एक डिस्टेंस का जरूरत पड़ा है, दूसरा समय का, दोनों का जरूरत पड़ा ना। तो हम चाल को निकालने के लिए हम किसका यूज किए, बेस क्वांटिटीज का, मूल राशि का, किए कि नहीं। तो व्युत्पन्न राशि वही है जो मूल मात्रकों की सहायता से निकालेंगे, ठीक है, वही होती है ड्राइव्ड यूनिट्स। अगर आपको दिमाग से इतना में उड़ रहा है तो समझिए आपका फिजिक्स बहुत कमजोर है, मतलब समझिए आपका फिजिक्स से दूर दूर तक दर्शन नहीं है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, आप 20 बार पढ़े होंगे। आ- हाँ, ये बोला है, कितना दिन बाद पढ़े होंगे, ये नहीं बोलिए सर। चलिए, इसका भी एक पॉइंट है। हाँ, तो ये आपके एकेडमिक की ना गलती है, आप एकेडमिक में उस टाइप से नहीं पढ़े हैं कि यहाँ पे आना पड़ा आपको। यहाँ पे तो आपको बता, अब देखिए, एक देखिए, सुनिए, आपको अगर यहाँ पे एकेडमिक वाला सोचेगा तो एकेडमिक में एक एक फार्मूला को बताना होता है, सिद्ध करना होता है, पता चला कि 6 महीना में आपका सिलेबस ही नहीं समाप्त हुआ। यहाँ पे क्या है, हम लोग कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हर चीज पहलू को ध्यान में रख के करना पड़ता है, टाइम का भी देखना पड़ता है, आपका सिलेबस भी हो जाए, आप पास भी कर जाए, आपको समझना भी, इतना चीज को ध्यान में। लेकिन एकेडमिक में क्या रहता है, 1 साल वही बात को पढ़ना है क्या। तो एकेडमिक आपका ठीक नहीं, तो थोड़ा आपको यहाँ पे जोखिम उठाना पड़ेगा, जोखिम से डरिए नहीं, अपने धीरे धीरे समझ में आ जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको दे देगा कि चाल का बीमीय सूत्र क्या होगा, बोलेगा कि चाल का बीमीय सूत्र बताइए क्या। आपको दुनिया देखिए, ये पहला चैप्टर है, यूनिट और डायमेंशन, इसका यूज फिजिक्स के अंतिम चैप्टर तक होगा, क्योंकि मात्रक और बीमा लास्ट तक निकालना होता है। तो क्या कीजिए आप, जिस जिस का आपको छोटा छोटा चीज को निकाल लीजिए, सीख लीजिए, और धीरे धीरे जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो वहां निकाल, जैसे आप पढ़िएगा चुंबकत्व, मैग्नेट के बारे में पढ़िएगा, तो अभी अभी यहाँ पे मैग्नेट के बारे में निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसका एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे, उसका डायमेंशन भी निकाल लेंगे साथ में क्या। अब देखिए, अब आप लोग अभी जितना भी है फोर्स सब बताएंगे, आप आगे आगे नहीं बोलिए। अब दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा है वेलोसिटी, जिसको कहा जाता है वेग। वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बते समय। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है बट्टे समय। अब देखिए, अब इसका पहले सबसे पहले मात्रक निकाल लेंगे। अब विस्थापन भी एक प्रकार का लेंथ होता है, ठीक है,
तो लेंथ को किस में मापते हैं, किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। तो आप लिखेंगे मीटर। समय को किस में मापते हैं, टाइम में, तो सेकेंड। तो इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसका भी लिखेंगे बीमीय सूत्र। तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए m है तो m मीटर है, मीटर है वो लेंथ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब मीटर है, देखिए अब मीटर है तो मीटर किसका मेजरमेंट करता है, लेंथ का करता है, तो इसके लिए l लिखेंगे, तो l लिख लिए। समय जो है, लेकिन इस रूप में इसको छोड़ सकते हैं नहीं, बीमीय सूत्र कहता है कि हमको नीचे में मत रखिए, हमको ऊपर में कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, हमको MLT के फॉर्म में लिखना है, तो L और T तो हमको मिल गया है, ठीक है, हमको M भी ऐड कर देना है। तो हम बताए हैं कि किसी चीज को ऐड करना है तो आपके पावर में जीरो, मतलब 1 से गुना कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो M0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यह इसी को हम बढ़िया से लिखेंगे, तो लिखेंगे M0। अब देखिए L ऊपर में है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, L को ऐसे ही रहने देंगे। T, अब जैसे देखिए कोई चीज नीचे है उसको ऊपर लीजिएगा तो आप उसके खपरिया -1 लिख दीजिए, कितना लिखेगा, -1, जो T है उसके -1 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा M0 L T इनवर्स। अब देखिए किसी चीज के पावर में -1 है, ओए किसी चीज के पावर में -1 है तो इसको बोलते हैं इनवर्स, क्या बोलेंगे, इनवर्स। लेकिन इसके पावर में -2 हो, -3 हो तो ऐसे बोलता है कि x के पावर -2 -3, उसको इन्वर्स नहीं बोलते हैं। सिर्फ -1 के पावर 1 रहता है उसको इन्वर्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये बीमीय सूत्र भी निकालना हम। आप जैसे देखिए एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, त्वरण। तो त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन पता है किसी को। अब देखिए हम तीसरा जो अभी अभी उसके बाद देखिए चौथा नंबर है, अब चौथा नंबर है एक्सीलरेशन त्वरण। अब त्वरण का हमको पूछ देगा कि बताइए इसका SI मात्रा क्या है, पूछ देता है, और इसका बीमीय सूत्र क्या है, तो इसको निकालना हम लोग सीखेंगे कि कैसे है। तो देखिए त्वरण जिसको एक्सीलरेशन कहा जाता है, आप देख के बोल रहे हैं, चलिए। अब त्वरण एक्सीलरेशन, अब त्वरण क्या होता है, जो वेग होता है, अब देखिए बहुत आदमी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर त्वरण क्या है, अपना भाषा में बताते हैं। जैसे कि आप गाड़ी वाड़ी लेके जाते रहते हैं, एक वेग एक वेलोसिटी से जाते रहते हैं, कि कोई ने 20 के स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन आप क्या देखिए कि आगे कोई गड्ढा है, आप क्या करते हैं, गाड़ी का ब्रेक मार लेते हैं, यानी कि स्पीड को कम कर देते हैं। स्पीड को क्या किया, अचानक कम कर दिए, वेलोसिटी को अचानक कम कर लिए। लेकिन अब देखिए अब गाड़ी लेके जा रहे हैं, फिर खदिया में जा रहे हैं, पूरा कोई अच्छा रोड दिखा, वो अच्छा रोड, एक्सीलेटर मार देते हैं, एक्सीलेटर ऐंठ देते हैं। तो एक्सीलेटर को जो आप ऐंठते हैं ना, तो क्या करते हैं, वेलोसिटी यानी वेग को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, यानी कि वेलोसिटी का जो है परिवर्तन करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, करते हैं ना, इसी को कहा जाता है त्वरण। समझे, तो बताएंगे जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो इसमें एक एक मीनिंग बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे हम डायमेंशन और इसका यूनिट निकालना सीख रहे हैं, तो हम बता रहे हैं। तो अब देखिए वेग का भी निकाले थे हम लोग, वेलोसिटी का क्या होता है, वेग का भी ऐसा यूनिट निकाले हैं, क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर बट्टा में क्या है, समय, समय का भी क्या होता है, सेकेंड। आप देखिए इसको बढ़िया से लिख दीजिए, तो अब देखिए जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये करने आता है ना आपको, देखिए जैसे कि देखिए सीधा मीटर पर सेकेंड था, बट्टा सेकेंड था, कोई दिक्कत, अब नहीं, इसको बट्टा में 1 कर दीजिए, अब हो जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड गुने 1/सेकेंड, कोई दिक्कत, तो यही हो जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको लिखने का तरीका है, बहुत आदमी नहीं लिख पाइएगा तो समझ लीजिए, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम बीमीय सूत्र लिखेंगे। अब मीटर, मीटर जो है मेजरमेंट जो मापते हैं, किसको मापने के लिए कीजिए, एल को, एल ही को ना, लेंथ को ही मापने के लिए ना मीटर का यूज किया जाता है, तो एम के बदला में यहाँ पे बीमीय सूत्र में क्या लिखेंगे, एल, ठीक। नीचे में सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड टी लिखेंगे, कोई दिक्कत, लेकिन ये सही है, सही नहीं है। अब इसको अच्छा से लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बीमीय सूत्र जब भी लिखेंगे तो
MLT के फॉर्म में लिखते हैं। किसके रूप में लिखेंगे? MLT के रूप में। अब देखिए, अब यहाँ पे m का तो कोई मान ही नहीं है, कोई पे वैल्यू नहीं है, तो हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, लिख लेंगे m का पावर 0। अब l तो ऊपर में है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो l। और t है, देखिए t का पावर 2 है नीचा में, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा, तो t का पावर -2। चलिए उतारिए। लिख लिए? देखिए, आप छोटा छोटा चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक छोड़े, आपको बहुत दिन हो गया है तो दिक्कत होगा, लेकिन हम सब कुछ टर्म को क्लियर कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी दोस्त का भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो किसी को समझ में आ गया है तो आप इससे भी सीख सकते हैं कि हमको थोड़ा बताओ। ठीक है, देखिए, एक टीचर से अच्छा एक दोस्त आपको समझा सकता है। अगर बहुत सारा चीज़ अगर टीचर से आप समझ नहीं पाते हैं तो कोई ऐसा दोस्त जिनको आता है, ऐसा नहीं कि ऐसा लोल से पूछ लीजिए उसको खुद देने आता है, वैसे उलझा के रख देगा, वो ऐसा है, वो है, फलाना है, ढिमकाना करेगा। जिसको आता है उसके पास बैठ जाइए, एगो बिस्किट खिला दीजिए 5 रुपया वाला, सीख लीजिए। ठीक है। हाँ। अब देखिए, अब अब हम निकालेंगे बल का। बल का तो बहुत आदमी को याद रहता है, फोर्स का। ठीक है। अब जैसे देखिए, बल है, बल जिसको इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है। बल का क्या होता है, F बराबर m ए, पढ़े हैं ना, कि जो F होता है, F बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल का परिभाषा क्या होता है, मास गुने एक्सीलरेशन, त्वरण। तो बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान, अब देखिए इसका हम SI यूनिट लिखेंगे, मास गुने त्वरण का। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, kg। पहले पैसे SI यूनिट लिखेंगे ना, कि पहले वहां से चालू कर। तो अब द्रव्यमान के लिए तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान क्या है, मास है। अब मास का जो मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, kg। कोई चीज को जो मापते हैं, क्या चीज में मापते हैं, kg में, SI यूनिट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का kg। ठीक है। और अब भी हम लोग त्वरण का जो है, एसिलरेशन का SI यूनिट देखे थे, क्या देखे थे, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रा क्या होता है, kg मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। और इसका न्यूटन भी लिखा जाता है, क्योंकि न्यूटन इसका इस नाम से ही। अब देखिए, हम्म तो kg मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे कैसे निकलेगा। तो अब आपको पूरा ऐसा यूनिट पता हो गया है, कुछ नहीं, इसका सिर्फ जो है टर्म है, जो मीनिंग है उसका रख दीजिए। kg, kg है द्रव्यमान, मास। तो kg के लिए डायमेंशनल क्या यूज करेंगे, m यूज करेंगे। चलिए, m1 भी नहीं लिख सकते, m सीधा लिखेंगे, m लिखे, चलिए ठीक है। फिर यहाँ m जो है किसके लिए यूज करते हैं मेजरमेंट में, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। तो l ऊपर में लिख लेंगे, l बट्टा। सेकेंड किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम। कोई दिक्कत? लेकिन ये तो हमारा बीमीय सूत्र सही नहीं है। बीमीय सूत्र का कहने का मतलब है, हमको सरिया के लिखिए पूरा, नीचे में कहीं हम दिखना नहीं चाहिए। अब इसको अच्छा से कैसे लिखेंगे, m है तो m कैसे, l, और t जो है, t का पावर नीचा में 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो MLT के पावर -2। यही जो है बल का डायमेंशनल फार्मूला होता है, बल का बीमीय सूत्र होता है, जो आप लोगों को पहले से भी याद होगा बहुत आदमी को। तो बल को तो याद कर लेता है सब, कि MLT इनवर्स, MLT के पावर -2, सब याद के लिए रहता है। लेकिन बाकी चीज को अगर आपको निकालना बता दी कि कैसे निकाला जाता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए,
एक होता है संवेग, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम भी होता है। ठीक, द्रव्यमान को अगर वेग से गुना कर दीजिएगा तो किसी चीज का मोमेंटम निकल जाएगा, संवेग निकल जाएगा। इसीलिए देखते होंगे कोई चीज भारी आदमी है ना, कोई जिसका वजन वजन बहुत ज्यादा है, और कोई हल्का है, देखिएगा कि दोनों आदमी टकराएगा तो हल्का वाला रहता है वो फेंका जाता है सीधे। ठीक है, वो संवेग के कारण ही होता है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी ज्यादा है, उसका वेग भी ज्यादा है। ठीक है, और इधर से कोई आ रहा है तो इस संवेग पढ़ेंगे हम लोग, जब मोशन पढ़ेंगे तो उसमें मोमेंटम के बारे में। लेकिन हम लोग को यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन तो सबको निकालना है, मतलब पहला चैप्टर से लेकर और लास्ट चैप्टर का पूरा यूज हो जाता है इसमें। तो पहला चैप्टर अगर आप लोग को थोड़ा नहीं भी समझ में आया यूनिट डायमेंशन, तो धीरे धीरे समझ आए का है। तो प्रत्येक चैप्टर में इसका यूज है। आप गति पढ़िएगा तो गति में डिस्टेंस पढ़िएगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़िएगा, एक्सेलरेशन पढ़िएगा, सब कुछ पढ़िएगा, तो वहां पे उसको निकालना पड़ेगा, तो वहां भी निकालिएगा, यहाँ भी। तो हम पहले सीख लेते हैं। तो अब लिखिए छठा में, मोमेंटम, संवेग। संवेग, मोमेंटम जिसको कहा जाता है, इसका होता है द्रव्यमान गुने वेग। ये फॉर्मूला होता है। और आप लोग 2 मिनट का टाइम है, और सब आदमी इसका बीमीय सूत्र निकाल के दिखाइए। मोमेंटम का दे दिए हैं, और कोई आदमी कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सब निकाल के बताएगा। देखते हैं कि कितना आदमी सीखा है, कितना आदमी के दिमाग से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओए, बोलना था तुमको, खाली लिख के रखो ना, जिसका हाथ बोलेंगे उठाओ, आप बोल देना। संवेग जो होता है, मोमेंटम जिसको कहा जाता है, मोमेंटम, ये मास गुने वेलोसिटी। संवेग को मोमेंटम कहा जाता है। ये द्रव्यमान के लिए मास लिखेगा, वेग के लिए वेलोसिटी लिखेगा, इंग्लिश मीडियम वाला। मास गुने वेलोसिटी। देखिए, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, सब अपने निकाल के रखेगा। देखते हैं कि कितना विद्यार्थी सीखा और किसको अभी भी दिक्कत है। आप एक खुद से निकालिएगा तो आपको पता चलेगा। आपका हो गया होगा, हमें पता है। निकला कितना आदमी बना लिए, सो बताइए। कितना आदमी से खुद से बन गया कट कॉपी, आपका बन गया होगा। आपका बना जी, इंग्लिश मीडियम। सही नहीं है वो तो हम बताएंगे। ओए चश्मिश, तुम्हारा बना? नहीं बना? ठीक है, तुमसे बनेगा भी नहीं। चल, आपका बना? तुम्हारा बन गया? तुम्हारा बन गया होगा। आपका बना जी? बन गया? चलिए। लेकिन एक बात जानते हैं, विद्यार्थी का फेस से बता देता है कि किसका बना होगा नहीं बना होगा। बच्चा क्लास में ऐसा होता है, अब मार के डर से जो है, जिसका नहीं भी बना रहता है वो भी हाथ धीरे से उठा देता है, सर बन गया है। बहुत कुटाटा था ना। देखिए, अब जिस जिसका नहीं बना है, देखिए आज आंसर मिलाइएगा किसका सही है, इन्हें सब बोल दीजिएगा कि मेरा सही है। आप जैसे देखिए, जैसे देखिए, मोमेंटम, इंग्लिश में कहा जाता है इसको मोमेंटम। क्या चीज का मतलब? हाँ,
अब देखिए, द्रव्यमान जो है मास, इसको जो मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, क्या चीज में मापते हैं? द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो ये कोई रॉकेट साइंस है? सर समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग से जा रहा है, क्या पास करेंगे? बकलोल, दिमाग से पहले परसेप्शन तो हटाओ, क्या करेंगे? इसमें क्या रॉकेट साइंस है? एक बात बताओ, इसका मात्रक लिख रहे हैं, डायमेंशन, क्या समझने वाला है? इसमें तो कुछ समझने वाला है? आप समझते हम लोग कहाँ है? जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं वहां पे नहीं समझ में आते रहता है बहुत सारा थ्योरी सब, ठीक है। अब यहाँ यूनिट डायमेंशन में ही ऐसा हाल कि सर समझ माथा ऊपर से जा रहा है। अब मास्क मास्क हिंदी में भी लिख देते हैं, सुनिए। आप द्रव्यमान है, उसको उसका मात्रक, उसको मेजरमेंट किस में करते हैं? केजी में। और यहाँ पे बेग है, बेग, अब बेग का जो मात्रक लिखते थे क्या होता था? बेग जो होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, बेग को क्या लिखते थे? मीटर। यहाँ तक सब किए कि नहीं किए? ठीक है, तो अब इसको बढ़िया से जो लिखिएगा, तो ऐसे मात्रक को अगर लिखिएगा तो केजी, केजी, मीटर, ऐसे लिखेगा इसका यूनिट। यहाँ तक तो लिख दिया होइएगा, किसी को दिक्कत? अगर संवेग का मात्रक पूछे, यूनिट पूछे, तो केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ लिखना है क्या चीज? डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, केजी, केजी का मास के लिए मेजरमेंट आता है, यूज होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? इसको घेर दीजिए। अब एम है मीटर, मीटर किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं? एल के लिए, मतलब लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो डायमेंशन क्या होता है? उसका पहला अक्षर ले लिया जाता है, तो एल, ठीक है। फिर बटा में एस किसके लिए करते हैं? टी के लिए। चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत? यहां तक तो सब लिखे होंगे, मान सब करिए किए होंगे। अब इसको, अच्छा बीच में यहां तक हो जाता है। अच्छा, ये फार्मूला नहीं याद। हम आपको क्या बोले, पहला चैप्टर है ना, जैसे बेग अभी पढ़े नहीं ना, पढ़े? तो इस चैप्टर का खासियत यही है कि पूरा चैप्टर का आप लोग घुमा फिरा देगा। अब चुंबकत्व हम पढ़े नहीं है, अब चुंबकत्व का यहाँ पे बोलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालिए, भाई पढ़े ही नहीं तो कहाँ करेंगे? इसीलिए इसका सिर्फ आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे निकलता है। फिर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सब चैप्टर में यूज होते जाएगा, हम लोग सीखते जाएंगे, समझे? तो यही है। अब बेग हम नहीं पढ़े तो क्या फॉर्मूला याद नहीं रहेगा? तो आप सब पढ़िएगा तो लेकिन अभी खाली, अभी तो बेग पढ़े थे ना, कुछ देर पहले बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन को समय से भाग दे देंगे तो वही होता है बेग। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। अब हमको बीमीय सूत्र जब भी लिखना होता है तो एम एल टी के रूप में लिखते हैं, मतलब तीनों साथ ही आना चाहिए। बीमीय सूत्र जब भी लिखेंगे तो एम एल टी, जब भी लिखेंगे तो तीनों साथ में ही। अब देखिए यहाँ पे तीनों साथ में ही है, तो किसी को इस बार जरूरत नहीं है अब मन से। तो एम जैसे है, एल, एल तो ऐसे ही है। अब टी नीचा में है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो सीधा हो जाएगा -1, तो एम एल टी के पावर -1। तो ये कौन सा तोप था जो आप लोग को नहीं बना? आपको तो गलती हो गया होगा सबसे पहले, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा सही है। दिखाओ तो, इसका कॉपी लो तो, इसका कॉपी लो तो, लाइए। देखिए फिर भी तो गलती है। जब ये डायमेंशन लिखा जाता है तो इसको, देखिए डायमेंशनल जब भी लिखा जाता है तो इसको घेर के लिखा जाता है, लेकिन घेरे नहीं है तो ब्रैकेट। आपका तो बन गया होगा, आपका इस सब का बन गया होगा। तो देखिए आपका यूनिट और डायमेंशन यहाँ निकलना सीख। देखिए एक सिद्धांत आता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, समानता का सिद्धांत, ठीक है। हिंदी में प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, समानता के सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे कि आप गति पढ़े होइएगा, मोशन, मोशन में तीन गो फॉर्मूला बहुत बदनाम है। एक v बराबर यू प्लस ए टी, हाँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और कौन है? वी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तीन गो फॉर्मूला बहुत बदनाम है,
बच्चा में सबको मार मार के रटवाया होगा, ये तीनों फॉर्मूला को बहुत बार रटवाया होगा, आप लोग को भी पता होगा। देखिए समांगता का सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी, कि प्रत्येक खंड का मात्रक, प्रत्येक खंड का यूनिट और प्रत्येक खंड का जो डायमेंशन होगा वो एक जैसा होगा, समझे? यही सेम होगा प्रत्येक खंड का। जैसे देखिए पहले लिख लीजिए, समांगता का सिद्धांत, समांग, समांग मतलब समांग होगा, ये मांग है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए समांगता का सिद्धांत क्या है, ये यूनिट डायमेंशन का बहुत अच्छा पार्ट है। जैसे देखिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, v बराबर u प्लस एटी, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, जो मोशन उशन में पढ़े हो जाएगा तो। अब देखिए v बराबर u प्लस एटी है। अब यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है, u भी एक प्रकार का वेलोसिटी होता है, ये अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, दोनों वेग ही है, लेकिन ये शुरुआत का होता है, ये लास्ट का होता है। तो v क्या है, वेलोसिटी है। u क्या है, u भी एक वेलोसिटी ही है लेकिन वो प्रारंभिक है। a जो है एक्सीलरेशन है, त्वरण है, और t क्या है, टाइम है, समझे? ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज है, समझ में आया? v क्या है, वेलोसिटी, वेग। u क्या है, ये भी एक प्रकार का वेलोसिटी है, स्टार्टिंग, शुरुआत वाला। a क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, और t क्या है, टाइम। आप गौर से सुनिएगा, दिमाग को सब लंबा गहरा सांस लेके खोल लीजिए। अब देखिए वेलोसिटी जो वेग होता है उसको हम लोग ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर बट्टा सेकेंड, चाहे स्पीड हो, चाहे चाल हो, चाहे वेग हो। अगर उसका हम यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मीटर बट्टा सेकेंड। तो हम इसके बदला में इसका मात्रक पहले देखेंगे, क्योंकि समांगता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी जो सूत्र होता है फिजिक्स में, तो उसका प्रत्येक खंड का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। अब यहाँ पे हम प्रूफ भी करेंगे। देखिए वेग जो होता है उसको क्या लिखते हैं, मात्रक, यूनिट क्या लिखते हैं वेग का, वेलोसिटी का, मीटर पर, ठीक। यू के लिए भी वही लिखेंगे, यू भी एक प्रकार। आप देखिए एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर होता है। आप देखिए गुने, टी के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड, मात्रक लिखेंगे ना हम, तो सेकेंड। आप देखिए यहाँ पे तो मीटर बट्टा सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, मीटर बट्टा सेकेंड प्लस मीटर बट्टा सेकेंड, अब प्लस यहाँ देखिए, देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस ये कट जाएगा, एगो कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड। किसी को ये ऐसा काटने नहीं आता, देखिए मीटर और सेकेंड स्क्वायर का कहने का मतलब कि दूगो सेकेंड, दूगो सेकेंड, और ऊपर में एगो सेकेंड, तो एगो ई कट गया, ई कट गया, इसीलिए इसको डायरेक्ट काट दिया है, इसीलिए मीटर बटा सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखिए तीनों खंड का ऐसा यूनिट एक आ रहा है, देखिए v का भी मीटर बटा सेकेंड, u का भी मीटर बटा सेकेंड, at का भी मीटर बटा सेकेंड आया, ठीक है। कहाँ इक्वल, अच्छा यहाँ पे ना, चलो चलो। तो यहाँ पे क्या देखे, अभी फार्मूला में हम लोग देखे कि यहाँ पे प्रत्येक खंड का, प्रत्येक भाग का ऐसा मात्रा का भी समान आया, मीटर बटा सेकेंड। अब प्रत्येक भाग का जब मीटर सब ऐसा यूनिट सेम आ गया तो डायमेंशन भी सेम आएगा भाई। आप जैसा हम करके देख लेते हैं, एम के लिए डायमेंशनल क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम मीटर होता है, मीटर किसके लिए आता है, लेंथ के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एल, एल बट्टा टी, यहाँ भी लिखेंगे एल बट्टा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एम एल टी के रूप में लिखते हैं। जब ये बीमीय सूत्र लिखेंगे, जब ये डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, तो हम एम एल टी के रूप में लिखेंगे। तो देखिए अब इसको लिखेगा एम एल टी के रूप में, तो एम का तो अब पता नहीं है कि कहीं एम है नहीं, तो एम जीरो लेंगे, दुनिया में कुछ का पावर जीरो बराबर एक, ठीक है। तो देखिए एम जीरो, एल है ऊपर में, तो एल को ऐसे ऊपर में जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो है सो ही है। नीचा वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे,
तो खपड़िया -1 कर दीजिए, तो m0 l t⁻⁻1 या t इनवर्स लिख सकते हैं, बराबर सेम वही बात होगा क्योंकि तीनों तो वही है, m0 l t⁻⁻1। तो समांगता का सिद्धांत कितने आदमी को समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल देगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, समांगता का सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलिएगा? कोई भी फॉर्मूला का प्रत्येक खंड का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। समझ गए? इसको आप लिखिएगा भाषा में तो लिख सकते हैं। ये पूरा पहले उतार लीजिए, उतार लिए सभी आदमी, उतार लिए, नोट कर लिए। आप लिखेगा नीचे में, नीचे में जो पॉइंट लिखा रहे हैं ये पूरा लिखने के बाद आप नीचे में एक पॉइंट लिखेगा, पहले उतार लीजिए पूरा अच्छा से। प्रिंसी होता है, PRINCIPL होता है, प्रिंसिपल होता है। हाँ प्रिंसी होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है। तो यही तो प्रिंसिपल है, वही सिद्धांत होता है, उसी का मतलब सिद्धांत भी यूज होता है, बोला है कॉलेज में जो यूज प्रिंसिपल ऐसे ही होता है। चलिए लिख लिए, उतार लिए। अब लिखेगा नीचे में, लिखेगा कि दिए गए जो समीकरण, लिखिए दिए गए समीकरण, हाँ समीकरण, इक्वेशन, दिए गए एक बार गौर से सुनो, अब बीच में टप 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 मत बोलो। दिए गए समीकरण के सभी पदों, पद माने टर्म्स, दिए गए समीकरण के सभी पदों के मात्रक एवं विमाएं, मात्रक यूनिट्स और विमा का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, मात्रक एवं विमाएं समान है, सेम है, इक्वल है, कुछ लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। समझे? क्या देखे यहाँ इस समीकरण में, क्या देखे कि प्रत्येक खंड का यूनिट्स और प्रत्येक खंड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? यही, इसी को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। चलिए अब हम लोग देखिए फिजिकल क्वांटिटीज पर है, भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब क्या समझे? जिसे दुनिया में मापा या नापा जा सके सब भौतिक राशि है, ठीक है। इसको मात्रक और बीमा के आधार पर दो भाग में पढ़े, एक जिसको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज, मूल मात्रक, और दूसरा क्या पर है? ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है, एक होती है स्केलर जिसको कहा जाता है अदिश, और दूसरा होता है सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, जैसे देखिए, ओए सुनो, अब जैसे बोलेंगे कि हम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और दूसरा टर्म्स यूज करेंगे कि हम लोग हम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूरब दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। एक टर्म जो है जिसमें हम डायरेक्शन का यूज कहीं नहीं किए किए सिर्फ हम बोले कि 40 किलोमीटर घंटा रफ्तार से जा रहे हैं। दूसरा में हम लोग क्या बोले कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूरब दिशा में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन बता दिए। तो स्केलर जो है जिसको अदिश राशि कहते हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सदिश के साथ क्या होता है, या तो आपको दिशा दिया रहता है या छुपा रहता है, ठीक है। तो पहला लिखिए अदिश, अदिश राशि जिसको कहा जाता है स्केलर।
देखिए, जिस राशि को आपको ज्ञात करने के लिए डायरेक्शन का कहीं दूर दूर तक यूज नहीं हो, ठीक है, जैसे दूरी, डिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस को ट्रैवल करने की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। जैसे आप घर से आते होंगे तो कभी इधर कभी उधर, मतलब एक रोड का जो डायरेक्शन होता है वही फॉलो करते होंगे। जैसे यहाँ है आप, फिर इधर गली में, इधर गली में, इधर गली में, इधर गली में आके उसके बाद ओ यहाँ है मिशन 50, ऐसे आते होंगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस में। लेकिन अगर आप विस्थापन का बात करेंगे तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है, नहीं होता है, तो अभी बात करेंगे। तो विस्थापन हो जाता है सदिश। तो अदिश में क्या होता है कि इस राशि को ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि दूरी, ठीक है, तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी सदिश है, दूरी सदिश नहीं है, विस्थापन सदिश है। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है वो बताएंगे। जैसे देखिए, अरे सुनो, जैसे देखिए ए है, ये बी है। जैसे ए पे आप खड़े हैं और बी पे कोई मंदिर है, ठीक है, इसका 20 गो रास्ता है, ठीक है, क्या है, 20 गो रास्ता। एक रास्ता है ऐसे घुरमुड़ा के, ऐसे 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 चला है, फिर एक रास्ता ऐसे 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 इस टाइप का, फिर है एक ऐसे इस टाइप का, फिर इस टाइप का, इस टाइप का, मतलब ए से बी ये सब जाने का रास्ता है, ए से बी टाइप में, ठीक है। देखिए, तो ए और बी के बीच जो रास्ता है, ये रास्ता का जो लंबाई है वही होता है दूरी। ये जो रास्ता का जो लंबाई है वो हो जाता है आपका दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है, जो दो बिंदु होता है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी देखिए, ए और बी के पास जाइएगा तो सबसे अच्छा रास्ता, सबसे शॉर्ट वाला रास्ता कौन है, सीधा चल जाइए, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी वही ना है। तो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी। जैसे क्या करते हैं, जैसे देखिए, आप लोग गांव घर में जाते होंगे तो खेत उत में जाते होंगे तो आड़ी पर जाते होंगे, आड़ी पे कोई जो है खेत से ही हिल जाता है, नहीं, खेत से ही चल जाता है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस कम ट्रैवल किया, किया कि नहीं। जैसे देखिए, आप लोग आते होंगे, बहुत आदमी आते होंगे मेन रोड से, तो मेन रोड से आने वाला वो हो जाता है दूरी। और गली से जो आप चल जाते हैं, गली से जाते हैं फिक्स डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो हो जाता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में एक निश्चित दूरी होती है, एक डायरेक्शन होता है कि आपको इस इधर ही जाना है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस में, दूरी में ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो जिसमें, जिसके साथ अगर डायरेक्शन चीज का जिक्र हो गया, जिस क्वांटिटीज में अगर डायरेक्शन बोले तो लिखा हो या छिपा हो, जैसे कि भार, भार क्या है, वेट जो है, वेट सदिश है कि अदिश होगा, सो बताइए। भार सदिश है कि अदिश है, सो बोलिए, तुम बोलो। भार, भार जो है स्केलर क्वांटिटीज है कि वेक्टर, अदिश है। चलो, आप क्लास में सब अदिश, बोला कुछ नहीं। आप बताइए क्या है, वेट जो है, वेट वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है कि वेक्टर क्वांटिटीज है, ये पता चलिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओए पीछे बताओ, वेट जो होता है, भार, वो स्केलर क्वांटिटीज है कि वेक्टर क्वांटिटीज है, अदिश है। चलो, सबका गलत है। देखो, अब तो सबको पता है, जब बोले गलत है तो सही होगा। देखिए, जो वेट होता है ना वो सदिश होता है, बोलिए क्या है। आप जो अपना वेट करते होंगे तो खोपड़िया ऊपर उठा के कि नीचे में, कम से कम आपका भार नीचे एक डायरेक्शन की तरफ काम करता है ना नीचे, तो यहाँ पे डायरेक्शन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आपका दिया नहीं था, लेकिन डायरेक्शन आपका इसमें छुपा था। भार जब भी काम करता है तो नीचे की तरफ काम करता है, तो एक डायरेक्शन दिया है कि नहीं। आप अपना वजन जो कराते होंगे तो हवा में करवाते होंगे कि नीचे ही आप तराजू को नीचे रखते होंगे उस पर, या नहीं तो एक कमानीदार तुला है उस पर भी लटकते होंगे, तबे ना करते होंगे। तो भार में जो है डायरेक्शन छुपा है, कि यानी कि वो नीचे की तरफ का, इसीलिए भार जो है वेट हो जाता है सदिश, और द्रव्यमान हो जाता है अदिश। समझे। चलिए, तो पहले लिखिए अदिश राशि, लिखिए अदिश राशि का डिफिनीशन लिख लीजिए। हम्म, लिखिए इन राशियों के पास, लिखिएगा इन राशियों के पास केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड,
हाँ लिखिए, इन राशियों के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। समझे? दिशा को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्शन। जैसे दूरी, समय इत्यादि। देखिए, अदिश राशि में एक चीज और है, अदिश राशि और सदिश में जोड़ने में भी झंझट है। सदिश को आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, अदिश को ऐसे जोड़ दीजिए, जैसे 3 किलोमीटर इधर चले, 4 किलोमीटर इधर चले, सीधा जोड़ दीजिए 7 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, सीधा 7 किलोमीटर, ऐसे जोड़ा जाता है। कोई 3 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर इधर, हाँ तो 3 और 4 7 ना होता है, तो 7 किलोमीटर हो गया। लेकिन जब सदिश ऐसे अगर कोई राशि है और इस टाइप का हो, जैसे बोल दे सदिश में इस टाइप का बोला कि कोई 5 न्यूटन का बल यहाँ लगा रहा है और 4 न्यूटन का बल यहाँ लगा रहा है, और इसके बीच में जो है 90 डिग्री एंगल काम कर रहा है, इसको जोड़िए। तो देखिए, सदिश में अगर रहता तो सीधा 4 5 9 न्यूटन सीधा हो जाता। लेकिन अदिश अदिश में रहता तो सीधा 4 5 9, लेकिन सदिश में ऐसे नहीं जुड़ता है, अभी बताएंगे। तो ये जो अदिश राशियां होती है, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, ये नॉर्मल जुड़ जाते, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते 3 4 7 1 2, तो ये बीज गणित के नियम का पालन करती है। जो नॉर्मल अपने लोग मैथ बनाते हैं, मैथ के नियम का ये पालन करती है। लेकिन सदिश मैथ का नियम का पालन बोलता है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे हम। तो लिख लीजिएगा कि क्या लिखे हैं, अदिश राशि में क्या पॉइंट लिखे हैं। दिशा नहीं, और लिख लीजिएगा ये बीज गणित के नियम को पालन करती है, ये बीज गणित के नियम को पालन करती है। बीज गणित नियम मतलब जो हम लोग साधारण पढ़े 3 4 7, ये सब वाला। चलिए, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम हो गया भाई, रुको, वेक्टर क्वांटिटी पर लिखिए, इसका डिफिनीशन लिखिए। लिखिए, इन राशियों के पास परिणाम नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड। इन राशियों के पास परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा दोनों होती है। हाँ, दोनों होती है। और देखिए, अदिश राशि में कौन नियम फॉलो कर रहा था, नॉर्मल मैथ वाला, नॉर्मल मैथ वाला कर रहा था। लेकिन जो सदिश होगा ना, ये त्रिभुज और चतुर्भुज को जिस नियम से आप जोड़ते हैं ना, जैसे कि आप, ये समकोण है, इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 4। अब इसको जोड़ने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं, इसको पहले एक विकर्ण डालते हैं, फिर इसको फार्मूला लगाते हैं, रूट अंडर क्या लगाते हैं, a² + b² + 2, इस टाइप का लगाते हैं। तो ये सदिश, तो लिखेगा, लिखेगा ये त्रिभुज और चतुर्भुज के सदिश राशि में लिखेगा। हाँ, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, ये त्रिभुज, हाँ, के नियमों को पालन करती है। हाँ, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, आप इसमें जो लिख लीजिए, के नियमों का पालन करती है। अब जैसे देखिए, आप सदिश को जो अदिश को जोड़ते थे तो नॉर्मल जोड़ लेते थे, और सदिश को जोड़ते हैं तो कैसे, देखिए ये बोलता है हमको ऐसे मत जोड़िए, जैसे कि कोई ए राशि है और बी है, ये दोनों सदिश राशि है, इसको बोलिएगा कि हमको जोड़ने के लिए, तो बोलता है कि हमको ऐसे जोड़िए, रूट लगा दीजिए, बोलेगा कि a² + b² + 2ab × cos थीटा, ये सदिश का योग है, लिख लीजिए, a² + b² + 2ab × cos थीटा। ये सदिश कैसे, आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगाया, यहाँ पे 4 न्यूटन का बल लगाया,
यहाँ पे 4 न्यूटन का बल लग रहा है, 4 5 9 4 न्यूटन का, और इसके बीच में दे दिया है 90 डिग्री। अब ऐसे इंटू 90 डिग्री आप बोल देगा इनका योग कीजिए, तो आराम से कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब देखिए ए के जगह पे दे दीजिएगा रूट अंदर 5 का स्क्वायर, बी की जगह पे 4 का स्क्वायर, 2 5 × 4। आप देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90, कॉस 0 1 और कॉस 90 0, तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाइएगा गुने 0। अब देखिए इस टर्म का मान तो पूरा 0 हो जाएगा कि क्योंकि 0 से किसी चीज़ को गुना वैसे चल जाएगा। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 25 और प्लस 16, कितना हो जाएगा 25 16 31 41, तो रूट अंडर 41। तो इस टाइप से जुड़ता है सदिश। सदिश को जोड़ने का फॉर्मूला ये है, तो लिख लीजिए, ये सदिश का जोड़ने का फॉर्मूला है। इसको जो ये होता है ना, ये लिखेगा आर बराबर रिजल्टेंट, किसको बोला जाता है, इसको लिखा रहता है रिजल्टेंट। सदिश का देखिएगा ना तो आर बराबर होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो अदिश और सदिश का बाद यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अदिश देखिए आप सदिश पर है, तो सदिश में क्या है बल वेग विस्थापन त्वरण ये सब क्या है सदिश है। अभी विस्थापन का बात किए थे, तो विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। अब देखिए बे मतलब ये जो सदिश अदिश पहचानने में कभी कभी दिक्कत होता है, तो एक मोटा मोटी है कि जिसके मतलब जिसमें जो है ब वो या न लगा हो, तो अधिकतर जो है मोटा मोटी वो सदिश होता है। देखिएगा ब या ब न, ये तीनों अधिकतर लगा रहता है, ये मोटा मोटी पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं कंफर्म बोल सकते हैं। जैसे कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वो से शुरू है लेकिन है अदिश, तो घबरा जाइए, मतलब मोटा मोटी ये है कि आप कर सकते हैं। मतलब ये सदिश का पहचानने का नियम है कि सदिश सदिश कैसे है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बच गया है, तो सदिश अदिश का थोड़ा गुणनफल बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए मापने का बहुत सारा पद्धति है, जैसे कि आप दूरी को मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, पारसेक में मापते हैं। अब जो समय है तो समय को लीप ईयर, कॉस्मिक वर्ष, फलाना वर्ष, ढिमकाना वर्ष बहुत है, ठीक है। जैसे कि आप समुद्र के गहराई मापते हैं तो क्या चीज में, कभी कभी देखते हुएगा आप दवा लाने जाते होंगे तो क्या बोलता है कि हमको 500 mg 200 mg का दवा दीजिए, क्या बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं दुकानदार को हमको 5 किलो का दवा दीजिए। तो मतलब कोई भी चीज मापते हैं तो छोटा यूनिट में भी मापते हैं, बड़ा यूनिट में भी मापते हैं। तो वही बताएंगे कि बड़ा यूनिट कैसे कर सकते हैं, छोटा यूनिट कैसे कर सकते हैं। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा वो बोला, और डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, तो ये बताएंगे। उसका 10 के घात में कितना पावर होता है, उसके बाद हमारा यूनिट डायमेंशन खत्म है। 15 से 20 मिनट का बचा हुआ है। फिर हम लोग जो है कल मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मोशन को कल खत्म कर देंगे जितना, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख के आइए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे उघा रहे हैं लेकिन सर रिफ्लेक्ट हो रहा है। भाई पढ़िएगा क्वेश्चन देखिएगा तब ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। 81 होगा ना सर, लिख रहा है कि 81 होगा ना सर, 81 होगा इसका, 41 होगा। ये प्रियंका कुमारी कौन है 81 होगा, ये कौन मेथड लगाता है। हाँ ये भी जोड़ दी हो गई, अरे हाँ देखिए कॉस कॉस 90 का मान 0 होता है, इसीलिए पूरा टर्म 0 कर देगा। अब ध्यान रखिए, ठीक है।